स्वागत है आपका सुकीर्ति क्लासेस में। मैं हूँ आकांक्षा सुकीर्ति। तो आज 21 मई 2026 का अवेटेड क्वेश्चन पेपर सभी लोग इसके लिए इच्छुक थे। तो बिना किसी देरी के आज का जो लेखपाल का पेपर हुआ है उसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उनके आंसर क्या क्या हैं तो हम लोग देखते हैं, फटाक से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है हिंदी में कि पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो सीधे सही आंसर में आ जाते हैं। इसमें कहा गया है कि 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। तो 4 आदमी नहीं, 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। अगला दे रखा है संधि विच्छेद। तो अध्यात्म का, तो अधि प्लस आत्म हो जाएगा अध्यात्म का सही संधि विच्छेद। अब इसमें पूछा गया है कौन सा विलोम शब्द सही शब्द युग कौन सा विलोम शब्द युग में सही नहीं है। सही नहीं वाला बताना है। तो बाकी तो जटिल, सरल, बंधन मुक्त, गौरव, लाघव, उपकार का अपकार, उचित का अनुचित हो जाएगा। तो यही गलत हो जाएगा। नमस्ते का सही संधि विच्छेद हो जाएगा नमः प्लस्ते। आगे दे रखा है अगला क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है बहती गंगा में हाथ धोना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब है अवसर का लाभ उठाना। फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंह का पर्यायवाची पूछा गया कि कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो गयंद का गजेंद्र, गज मतलब हाथी और इंद्र मतलब हाथियों का राजा मतलब गजे। यहाँ पे ऐरावत की बात की जा रही तो ये हटा देना। बाकी शार्दुल, केशरी, हरि ये सब तो होते ही हैं। तो इसका हो जाएगा गयंद। ठीक है। अगला देखो, नरेश धीरे धीरे बोलता है। धीरे धीरे में पूछा गया है कौन सा क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण अव्यय तो रीतिवाचक हो जाएगा। अगला दे रखा है झरने का पर्यायवाची नहीं, तो वारी सिर्फ जल का होता है। आगे दे रखा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा मुझे कल जयपुर जाना है। अगला दे रखा है 10वां क्वेश्चन कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो आप भी आइएगा, इसमें निपात का प्रयोग किया गया है। फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कीस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा है। तो इसका हो जाएगा रॉबर्ट टी पेन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सटीक है। तो यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र है जिसमें रिकॉर्डों को बाद में बदलना कठिन हो जाता है। फिर आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती थी। तो ये थाईलैंड हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया। तो इसका हो जाएगा एलेक्स जेफरीज। फिर आगे दे रखा है कौन सा युग्म गलत मेल खाता है। तो मनरेगा सब लोगों को पता है 2006 का है। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे। फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका हो जाएगा 2009 में शुरू किया गया। फिर आगे 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी अद्यतन किसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो इसका हो जाएगा प्राण। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे दे रखा है पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति के लिए जिम्मेदार इविल क्वार्टेट मतलब 4 प्रमुख कारण। तो 3 दे रखे हैं। एक अगला पहचानना, एक दे रखा है आवासीय क्षति, अतिदोहन और फिर विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। पूछा गया चौथा कौन सा है। तो सह विलुप्तता की प्रक्रियाएं हो जाएगा। फिर आगे 19वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 19वें में दे रखा है कि कौन सा सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सूर्य का अध्ययन करने भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। तो आदित्य L1 हो जाएगा। आगे दे रखा है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिस्टी पहल का पूरा नाम पूछा गया। तो ये इंग्लिश वाला देख लो, ज़्यादा आसान दिखता है। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो इसका बी पार्ट हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। तो अगला 21वां क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण NDMA का गठन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 3। फिर आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसको दुनिया का एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। तो ये मणिपुर में है। मणिपुर की लोकटक झील में जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये पहले ही हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे अगले क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। चंद्रभागा के नाम से हम चेनाब को भी जानते हैं, चेनाब। तो इसका आंसर हो जाएगा चेनाब। फिर आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है कि भारत की पहली MH स्केल वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम ये अपने उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा NTPC नेत्रा द्वारा वहीं पर उद्घाटन किया गया इसका। फिर ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द आसान सही था। 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर अगला 26वां क्वेश्चन दे रखा है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें
जल्दीबाजी में कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ जब्बार खान लिखा हुआ है जबकि है खान अब्दुल गफ्फार खान, तो इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। फिर 27वां दे रखा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा कौशल पंजी। ठीक है, फिर अगला 28वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें दे रखा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 29। इसमें दे रखा है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता पहले अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, तो वो हो जाएंगे। फिर हम अगला पढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है कि पंचायती राज दिवस 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था, तो इसका हो जाएगा लोहाना उत्तर ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार से हम लोग इस अंदाज़ा भी लगा सकते हैं क्योंकि बिहार के लिए बहुत सारी योजनाएं पिछले साल बजट में ही लॉन्च की गई थी क्योंकि इलेक्शन थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 31वां 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस सदस्य नेता ने की थी, तो ब्राज़ील के पास थी, तो ब्राज़ील का राष्ट्राध्यक्ष लूला डा सिल्वा जो है उन्होंने की थी। फिर आगे अगला 32वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ब्रिक्स का इस बार का सम्मेलन देख लोगे तो भारत वाला है, भारत ही कर रहा है। तो अगला ये 32वां क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें दे रखा है कि कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हों अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती हैं, तो इसका गॉस का नियम हो जाएगा। अगला दे रखा है कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय बायोगैस खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 34 में। इसमें दे रखा है कि स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा स्तंभ एक नहीं है, तो इसी का हो जाएगा सफाई का संचार। बाकी ये सारे स्तंभ तीनों दे रखे हुए हैं इसमें ऑप्शन में। फिर आगे दे रखा है कि प्लासी के युद्ध में अपनी विजय के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को नियुक्त किया था। फिर अगला देखते हैं 35 के बाद 36वां खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तर पर रसायनों का संचय, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जैव आवर्धन, जिसको हम लोग बायो मैग्नीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला दे रखा है निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद, जिसको बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, तो ये दिया है ग्रिफिथ टेलर ने। फिर आगे देखते हैं उल्कापिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर जो है महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा बुल्ढाना में। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 38 में। तो इसमें कहा गया है कि उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो ये अनुसंधान विकास नवाचार RDI योजना शुरू की गई है। फिर आगे दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज तो लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा। फिर अगला में बढ़ते हैं हम लोग 41वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी NDMA के मानक के ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है, तो सीधे इसमें देख लेना है जोखिम मतलब जो रिस्क है इज इक्वल टू हैजार्ड इंटू वल्नरेबिलिटी इंटू एक्सपोजर अपॉन कॉपिंग कैपेसिटी। फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें 42वां क्वेश्चन जो दे रखा है कि किस समाजशास्त्री ने ये शामिरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडिया चेंजिंग विलेजेस लिखी, तो SC दुबे जी हैं जो तेलंगाना के इस गांव में गए और वहाँ का पूरा ग्रामीण अध्ययन किया। फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि जो इंडिया AI समिट इम्पैक्ट समिट हुई थी अभी 2026 में यही न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में, तो यहाँ पे दे रखा है कि मानव केंद्रित जो दृष्टिकोण है मानव, उसमें पूछा गया है जो N है वो स्टैंड किसके लिए कर रहा है, तो नेशनल सोवरेनिटी, तो राष्ट्रीय संप्रभुता हो गया। फिर आगे अगला देखते हैं। इसमें कहा गया है कि रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है, तो किसके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसको बोलते हैं सरकारी प्रतिभूति। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन मैथ्स को लेकर के दे रखा है, जो पाई चार्ट दे रखा हुआ है इसमें 45 से लेकर के 49 तक के उत्तर हैं। सीधे मैं आंसर बता देती हूँ आपको सभी के। तो इसमें जो पहला दे रखा है, जो पहला दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि कुल योगदान 33,000 करोड़ रुपए है, तो NRI और बैंक द्वारा भारत बॉन्ड में अंशदान के लिए, तो इसका हो जाएगा 1,00,000
10,000 करोड़ रुपए। फिर अगला जो यदि पब्लिक एंड पेंशन फंड के बीच योगदान राशि का अंतर 5,000 करोड़ है तो भारत बॉन्ड्स के लिए अंशदान की गई कुल राशि लगभग कितनी है? तो ये हो जाएगा 35,714 करोड़। फिर अगला इसमें 46 के बाद 47वां जो अगला दे रखा है, यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ रुपए का है तो इसका हो जाएगा 27,500। फिर अगला दे रखा है, यदि कुल अंशदान 55,000 करोड़ रुपए और एनआरआई और पब्लिक द्वारा निवेशित राशि के बीच अंतर पूछा गया तो 8,250 करोड़। फिर अगला दे रखा है, यदि एनआरआई द्वारा निवेशित 8,000 करोड़ रुपए हैं तो कंपनियां एफआईआई द्वारा भारत बॉन्ड्स में संयुक्त निवेश, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट 5,082.45 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है, इसका आंसर कहाँ थे? 48वें में थे हम लोग। 48वें का जो दे रखा था, रुकिए मैं बताती हूँ। यदि कुल अंशदान 55,000 करोड़ रुपए है तो एनआरआई और पब्लिक द्वारा निवेशित राशि है 8,250 करोड़ रुपए हो गया। फिर उसका नीचे ये 8,250 करोड़। फिर दे रखा है, यदि एनआरआई द्वारा निवेशित 8,000 करोड़ रुपए है तो कंपनियां एफआईआई द्वारा भारत के बॉन्ड्स में संयुक्त निवेश, तो इसका हो जाएगा 5,082.45 करोड़। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये तो पूरा हो गया। अगले चार्ट जो दे रखा है इसमें देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है कि सभी नगरों में स्नातकों स्नातकोत्तर की कुल संख्या का अंतर पूछा गया है तो 17,100 हो जाएगा। अगला देखो 17,100 हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है, नगर ए बी में स्नातकों की संयुक्त संख्या और नगर ए और ई में स्नातकोत्तर की संयुक्त संख्या का अनुपात, तो 10:9 हो जाएगा। फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला दे रखा है कि ए डी एफ में मिलाकर स्नातकों स्नातकोत्तर की कुल संख्या है तो 78,800 हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है, नगर एफ में स्नातकों की संख्या और उसी नगर में स्नातकोत्तर की संख्या के कितने प्रतिशत अधिक है, तो 27.5 हो जाएगा। यदि नगर, फिर अगला दे रखा है 54वां क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें दे रखा है ACEF शहरों में कुल मिलाकर स्नातकों की औसत संख्या बोली गई है तो हो जाएगा 15,175। ठीक है, अगला दे रखा है 55वां क्वेश्चन जो दे रखा है, यहाँ से फिर से जीएस के क्वेश्चन आ गए हैं। तो दे रखा है कि 1977 में फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले, तो ये बीडी जत्ती हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि COP26 जिसका ध्यान सतत विकास पर केंद्रित था, तो ये ग्लासगो यूके में हुआ था 2021 में। फिर अगला 56 के बाद अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं 57वां क्वेश्चन जो दे रखा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में विधायिका एक सदनीय 6 ही राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, नीचे चले जाओगे कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, ये 6 हैं। मध्य प्रदेश है नहीं तो मध्य प्रदेश लगा दो सीधे। भारत की योजना आयोग की स्थापना तो मार्च 1950 में हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला दे रखा है, अब इसका आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि आपको दोनों मिल जाएगा। इसमें दे रखा है कि गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? एक दे रखा है कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, और दूसरा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों मिल जाएंगे। तो इसका देख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन पर उच्च स्तरीय समिति कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई थी, उसका गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि कौन सा मिशन सबसे पहले मानवों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा था? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? तो सब जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर अगला दे रखा है, स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अब पहले क्योंकि माउंटबेटन बना दिए गए थे। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के पूर्व तट से पूर्व तट पर, मतलब इस तट पर पूछे गए हैं कि उत्तर से दक्षिण तक की ओर पतन का क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले ऊपर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको हल्दिया मिल जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में मिलेगा। फिर पारादीप उड़ीसा मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको मिलेगा विशाखापट्टनम, और नीचे तमिलनाडु, ये चेन्नई। ये विशाखापट्टनम आंध्रा में और तमिलनाडु में चेन्नई है। तो सीधा सीधा सिंपल सा था क्वेश्चन। फिर अगला दे रखा है क्वेश्चन है आपतित और विकिरण में प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण PAR जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन पूछा गया तो 50% हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 66वां जो दे रखा है, पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क साइटेशन डायलॉग, ये पूछा गया कि खोलने वाला
कीबोर्ड शॉर्टकट पूछी गई की, तो अल्टर शिफ्ट प्लस आई दबा देना है बटन, मतलब अल्ट प्लस शिफ्ट के साथ आई दबा देंगे आप बटन, तो आपका सीधे ये फोल्ड मतलब ये जो की है ओपन हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया है, तो MS पावर पॉइंट का हो जाएगा रॉबर्ट गिक्सन और डेनिस ऑस्टिन। फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का कार्य पूछा गया है, तो ये अप्लाई और रिमूव द स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग, तो इसका सी हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है, तो ये ध्यान रखना, नहीं वाले में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो कंपाइलर हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं 70th में, तो 70 में पूछा गया है, इसमें पूछा गया MULTITICS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वॉज रिटन इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हो जाएगा PL/I। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दे रखा है डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा बैलून। फिर अगला दे रखा है यूनिवैक का पूरा नाम पूछा गया, तो यूनिवैक का पूरा नाम हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर डी पार्ट। ठीक है, अगला दे रखा है सिस्टम स्टार्टअप के दौरान ब्लू स्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क के किस पोर्ट को एक्सेस किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ब्लॉक 0। फिर अगला दे रखा है कौन सा जो हुडूप है यूटिलिटी RDBMS और HDFS के बीच संरचित डेटा ट्रांसफ़र करता है, तो इसका हो जाएगा स्कूफ। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 75 में दे रखा है ये निम्नलिखित में से कौन सा, थोड़े अजीब क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, तो .odt। ठीक है, आगे अगला पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है, तो HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इसको। फिर अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला है कंप्यूटर शब्दावली में गीगो का पूछा गया है कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर 77 के बाद 78 में आते हैं, तो अगला दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है, तो डेटा है। फिर अगला दे रखा है कि MS पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, तो व्यू हो जाएगा। फिर अगला 79 के बाद 80th दे रखा है ब्लूटूथ तकनीकी का नाम ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, आप कौन से ऐसे आदमी जिनके नाम पे हेराल्ड ब्लॉटेंड इनके नाम पे रखा गया है। फिर आगे 80 के बाद 81 में आते हैं। 81 में दे रखा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को सुमेलित करने की बात कही गई है, तो इसमें देखो पूछा गया, इसमें कहा गया है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा वाराणसी, सीधे सीधे मिला ही दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, इसका हो जाएगा, ये तो कानपुर में ही है। फिर बुंदेलखंड वाला तो सीधे मिल जाएगा झांसी से। BR अम्बेडकर वाला तो ये आगरा में हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला रुकिए 1 मिनट, अगला इसमें दे रखा है 82वां क्वेश्चन, ये दे रखा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है, तो इनमें से तो कोई नहीं हो जाएगा। फिर अगला, क्योंकि चारों ऑप्शन इससे हट गई हैं। फिर अगला दे रखा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये जाएगा लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद। अब इन्हीं का विद्यालय पूछ लिया गया था तो पीछे वाले क्वेश्चन में, तो उसका हो गया था वाराणसी। फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 85वें की तरफ। इसमें पूछा गया भारतीय सब्जी अनुसंधान जिसे सब्जियों के राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में, तो ये वाराणसी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुप्त काल से संबंधित है, तो देवघर और भीतरगांव का मंदिर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें पूछा गया कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 हो जाएगा। फिर आगे अगले क्वेश्चन में दे रखा है उत्तर प्रदेश में के बाराबंकी जिले में स्थित जो देवा शरीफ है किस सूफी संत से संबंधित है, तो हाजी वारिस अली शाह से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है उत्तर प्रदेश में कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका ठुमरी की रानी के नाम से जानी गई है, तो गिरिजा देवी हो जाएंगी। ODOP योजना के तहत चयनित काला नमक चावल है, तो काला नमक चावल को कहा जाता है तो बुद्ध चावल भी कहा जाता है।
फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90 हो गए। 91वां दे रखा है कि उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल किस वर्ष रखा गया था। अजीब सा क्वेश्चन है, 2012 में। बहुत ही ज़्यादा कभी कभी बहुत अजीब क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग, तो ये 2012 में है। ठीक है, फिर अगला दे रखा है उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, तो सांडी हरदोई में है। फिर आगे ये रामसर साइट के रूप में भी है। तो आगे अगला देखते हैं 94वां। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है, तो इसका हो जाएगा सोनिया नित्यानंद। फिर आगे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया, तो बाकी सारे फेमस है, गोदान, गबन, निर्मला, आनंदमठ, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। फिर आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हुई, हॉकी हो जाएगा। फिर आगे अगला क्वेश्चन जो दे रखा है 96 हो गए। फिर अगला दे रखा है 97वां। किस जनपद की राजधानी मथुरा थी, तो मथुरा की राजधानी महाजनपद जो हम लोग पढ़ते हैं 16 महाजनपद, उनमें से सूरसेन की राजधानी। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है द्वारा लॉन्च किया गया त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। ये कहा गया कि यह पहचान के उद्देश्य के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। यह पूरे राज्य में विचाराधीन कैदियों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अंडर ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99वां जो दे रखा है कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक IGP कौन थे, तो ये जाएंगे BN लाहिड़ी। ठीक है, फिर अगला जो 100वां अंतिम क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है, तो ये हो जाएगा रोशा थर्मल पावर प्लांट। तो इसी के साथ जो आज का लेखपाल का पेपर रहा, पूरा हम लोगों ने आंसर की मैचिंग कर ली है। एक आधे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में डाउट है। बाकी उम्मीद है कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। पेपर थोड़ा टफ था लेखपाल के हिसाब से, पिछली बार के पेपरों के हिसाब से। तो ठीक है, फिर इसी के साथ मैं चलती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक से शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।